केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में वंदे गुजरात विकास यात्रा के अंतर्गत अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण यानी AUDA द्वारा लगभग 210 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। श्री अमित शाह ने AUDA द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजना और अफोर्डेबल आवास का उद्घाटन करने के साथ साथ मिशन मिलियन ट्री के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के दौरान कलश स्थापना समारोह में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज 77 करोड़ रुपए की पेयजल योजना बोपल घूमा क्षेत्र के लिए शुरू हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बोपल में AUDA द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत से 70 परिवारों को घर दिए गए हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख से भी ज्यादा वृक्ष लगाने का काम किया गया है। हाल ही में जापान के क्यूशु क्षेत्र के सकुराजिमा में ज्वालामुखी में इरप्शन हुआ। स्थानीय प्रशासन के द्वारा एरिमुरा और फुरुसाटो टाउन के लिए इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए गए। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने बताया कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण वोल्केनिक रॉक्स लगभग 2.5 किलोमीटर तक गिरी हैं। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने लेवल 5 का अलर्ट जारी किया, जो कि जापान का हाईएस्ट लेवल का अलर्ट है। एजेंसी ने स्थानीय निवासियों को 2 किलोमीटर की सीमा तक पायरोक्लास्टिक फ्लोज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने सकुराजिमा वोल्केनो की सिस्मिक एक्टिविटी, क्रिस्टल मूवमेंट और अन्य डेटा के आधार पर वोल्केनिक एक्टिविटी की जांच की और बताया कि एजेंसी एक बड़े स्केल के और अचानक होने वाले इरप्शन को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। सकुराजिमा एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, जो कि एक हाईली एक्टिव वोल्केनो है जिसमें समय समय पर इरप्शन होते आ रहे हैं। पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA को भारत ने $2.5 मिलियन का योगदान दिया है। आपको बता दें कि भारत UNRWA के लिए लंबे समय से एक डेडिकेटेड डोनर रहा है। भारत ने 2018 से 2022 तक मिडिल ईस्ट के पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज के लिए $20 मिलियन का डोनेशन दे चुका है। UNRWA एक ह्यूमन वेलफेयर एजेंसी है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसकी फंडिंग डोनर कंट्रीज के द्वारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और ग्रांट के द्वारा होती है। एजेंसी लगभग 5.6 मिलियन पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज के वेलफेयर, असिस्टेंस और प्रोटेक्शन का काम करती है। पैलेस्टाइन रिफ्यूजी वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान जैसे देशों में रजिस्टर्ड हैं। UNRWA इन रिफ्यूजीज के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो फाइनेंस, इन कैप इम्प्रूवमेंट जैसे कई सेक्टर्स में सर्विस प्रोवाइड करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है। श्री राजनाथ सिंह जी ने यह बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उपकरणों के इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना के इस तरीके के थिएटराइजेशन मॉडल के जरिए इमरजेंसी के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है। थिएटर कमान को स्थापित करने में करीब 5 साल का समय लग सकता है। आपको बता दें कि आमतौर पर थिएटर कमान का सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेना प्रमुखों के बीच तालमेल होती है। इसके जरिए तीनों सेनाओं के रिसोर्सेज और इसके हथियार का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर एक साथ किया जा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त थिएटर कमांड जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की क्षमताओं को इंटीग्रेट करने और उनके रिसोर्सेज का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत को 3 साल के भीतर सेनाओं को रिकंस्ट्रक्ट कर थिएटर कमांड बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। 75 से अधिक देशों में फैलने के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ए घेब्रेयसस के मुताबिक मंकी पॉक्स के अभी तक 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन और यूरोप से शुरू हुए मामले अब भारत समेत कई देशों में मिल रहे हैं। WHO का आकलन है कि दुनिया भर और सभी क्षेत्रों में मंकी पॉक्स का खतरा मध्यम है, लेकिन यूरोप में इसका खतरा हाई लेवल का है।
इसके अंतर्राष्ट्रीय रूप से और अधिक फैलने का खतरा भी साफ है। एजेंसी के डेटा के अनुसार जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक पुष्ट मामलों की संख्या में 77% की बढ़ोतरी हुई है। यह रोग किसी भी उस व्यक्ति को हो सकता है जो मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी से निकट शारीरिक संपर्क में है। दक्षिण रेलवे के मदुरै मंडल ने आदि अमावस्यी उत्सव के लिए मदुरै से रामेश्वरम के लिए एक अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि आदि अमावस्यी अमावस्या का दिन होता है जो तमिल महीने आदि, जो कि मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक मनाया जाता है। आदि अमावस्यी अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण यानी पैतृक अनुष्ठान करने के लिए 3 सबसे शक्तिशाली अमावस्या दिनों में से एक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आदि का महीना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जब दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर कृपा करती हैं और सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं। आदि अमावस्यी पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण अनुष्ठान करने से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है। इस अवसर पर रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र दिन पर अपने पूर्वजों के अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अन्य पवित्र स्थलों में कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगमम और कावेरी नदी के तट पर विभिन्न पवित्र घाट शामिल हैं। अरबों डॉलर के आर्थिक गलियारे सीपेक में अन्य देशों के जुड़ने को लेकर चीन और पाकिस्तान के प्रयासों की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के तहत इस प्रकार की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं। भारत तथा कथित सीपेक परियोजनाओं की लगातार आलोचना करता रहा है। यह परियोजना भारत के उस क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय पर सीपेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन ने प्रमुख सीपेक पहल में शामिल होने के लिए इच्छुक देशों का स्वागत करने का डिसीजन लिया था। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में शुरू हुआ यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित काशगढ़ से जोड़ने वाला है। इसके जरिए दोनों देश ऊर्जा, परिवहन एवं औद्योगिक सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि सीपेक चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है। भारत BRI की भी गंभीर रूप से आलोचना करता रहा है। बीते दिनों मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि नवनिर्मित मंदिर एंटानानारिवो में पहला हिंदू मंदिर है। मेडागास्कर में प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रतीक्षित मंदिर लंबे समय से निर्माणाधीन था। गौरतलब है कि हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर एक बहुत बड़ा द्वीप है। यहाँ की आबादी 26 मिलियन से भी अधिक है। भारतीय 18वीं शताब्दी के अंत में हिंद महासागर के व्यापार में शामिल होने के लिए छोटी नावों में मेडागास्कर पहुंचे थे। इनमें से ज़्यादातर गुजरात से थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने भारत और मेडागास्कर के बीच व्यापार और वाणिज्य के विकास में बहुत योगदान दिया है। हाल ही में भारत और अफ्रीका के दक्षिणी देश नामीबिया के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अफ्रीकन चीता को एक बार फिर भारत लाया जाएगा। गौरतलब है कि 1952 में चीता को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 सालों में 50 चीतों को भारत लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले बैच में 8 चीतों को लाया जा रहा है, जिनमें 4 मादा और 4 नर होंगे। इन्हें इस साल अगस्त में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नेशनल पार्क में चीतल, सांभर, जंगली सुअर आदि भी हैं, जिसके चलते यहाँ मांसाहारी जानवरों को रखा जा सकता है। साथ ही इसकी जलवायु भी इनके अनुकूल है। आपको बता दें कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक में एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया जारी किया था। NTCA दिसंबर 2005 में स्थापित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में टाइगर रिजर्व्स के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए बेहतर पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए 6 कमिटीज गठित की जाएंगी। साथ ही टाइगर रिजर्व्स के प्रोटेक्शन के लिए
लोकल कम्युनिटीज़ की मदद भी ली जाएगी। चाइना ने अपने न्यू स्पेस स्टेशन तियांगोंग को पूरा करने के लिए दूसरा मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। वेंटियन नाम का यह स्पेसक्राफ्ट चीन के ट्रॉपिकल आइलैंड हैनान पर स्थित वेचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 3 स्लीपिंग एरियाज और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्पेस मौजूद हैं। गौरतलब है कि चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 3 मॉड्यूल्स में से पहला कोर मॉड्यूल तियानहे है और 2 लैब मॉड्यूल वेंटियन और मेंगटियन हैं। तियांगोंग के सेंट्रल मॉड्यूल तियानहे को बीजिंग द्वारा अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मेंगटियन अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। तीनों मिलकर चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन की संरचना बनाएंगे। तियांगोंग पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया गया है। यह चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत भी 2030 तक अपने स्पेस स्टेशन की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। यह भारत के गगनयान मिशन का ही एक विस्तारित रूप होगा। भारत चेन्नई के मामल्लपुरम में शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। ओपन सेक्शन में 188 टीमों और महिला वर्ग में 162 टीमों के साथ रिकॉर्ड 187 देशों के भाग लेने के साथ ओलंपियाड में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी होगी। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। भारत ओपन और महिला दोनों वर्गों में अपनी 3 टीमें उतारेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 शतरंज ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित किए गए। शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1924 में हुई थी। वहीं फेडरेशनल इंटरनेशनल डेस एचएक्स ने 1927 में पहला आधिकारिक ओलंपियाड लंदन में आयोजित किया था। गौरतलब है कि महाबलीपुरम में होने वाले इस आयोजन के 44वें सीजन से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली बार मशाल रिले का शुभारंभ किया था। एक अच्छा परिवहन नेटवर्क, शानदार होटल और विभिन्न सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने में आसानी उन प्रमुख फैक्टर्स में से शामिल हैं जिनके बेस पर शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी मामल्लपुरम को मिली है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करता था। महाबलीपुरम अपने जटिल नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं पंचरथ, शोर मंदिर, गणेश मंदिर और मगरमच्छ बैंक आदि। हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएसी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता को और अधिक बढ़ावा देने के मकसद से सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 28,732 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में डीएसी की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों में भारतीय सेना के 3 प्रपोजल्स शामिल हैं। इनमें निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण, एरिया डिनायल म्यूनिशन सीरीज 1 और डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और डेवलप्ड किया गया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड शामिल है। ये तीनों प्रस्ताव कुल 8,599 करोड़ रुपए के हैं। निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण की 40 मीटर की सटीकता के साथ 75 किलोमीटर प्रति सेकंड की रेंज है। एरियल डिनायल म्यूनिशन सीरीज 1 टैंक और बख्तरबंद कैरियर को निष्क्रिय करने में सक्षम भूमिका निभाता है। वहीं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए कमांडरों को रियल टाइम की जानकारी इकट्ठा करने, प्रसारित करने, साझा करने और प्रस्तुत करने की तकनीक से युक्त है। डीएसी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारतीय मानक BIS 6 स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा डीएसी ने LAC और पूर्वी सीमाओं पर आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर सेनाओं के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर
बैटल कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी मंजूरी दी है। पूरे विश्व में हालिया संघर्षों में सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक ताकत बढ़ाने वाला एक फैक्टर साबित हुआ है। इसे देखते हुए आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए DAC ने एक साथ कई सशस्त्र ड्रोन स्वाम्स की खरीद के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा DAC ने कोलकाता श्रेणी के पोतों पर विद्युत उत्पादन को लेकर एक एडवांस्ड 1250 किलोवाट क्षमता समुद्री गैस टरबाइन जनरेटर की खरीद भारतीय उद्योग से करने के लिए नौसेना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। DAC ने हमारे देश के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझीरी अभयारण्य का गठन किया गया है। नवगठित कर्माझीरी अभयारण्य में सिवनी जिले के 1410.420 हेक्टेयर वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस अभयारण्य के गठन से टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में वन्य प्राणी बहुल क्षेत्र को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्र के रकबे में वृद्धि होगी। वर्तमान में प्रदेश में 24 अभयारण्य हैं। शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को डी-नोटिफाई किया गया है। इस प्रकार कर्माझीरी अभयारण्य के गठन के बाद संख्या कुल 24 ही रहेगी। राज्य शासन ने भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के बाद एक और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए शिवपुरी जिले के करेरा में 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बने वन्य प्राणी अभयारण्य को समाप्त कर दिया है। इससे इस क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य का गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। गौरतलब है कि सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड कहलाता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे गंभीर लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तौर पर भी शामिल किया गया है। इसकी बड़ी आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मस ने 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला लिया है। यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान लिया गया है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसे साल 1998 में लॉन्च किया गया था। अमेरिकन फुटबॉल फील्ड के आकार के इस स्पेस स्टेशन को 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है। इनमें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रोसकॉस्मस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA शामिल हैं। यह स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा कर रहा है। यह हर 1.5 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाता है, यानी हर दिन धरती के 16 चक्कर लगाता है। यह मानव द्वारा अंतरिक्ष में शुरू की गई सबसे बड़ी संरचना है जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। साथ ही यहाँ अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च की जाती है जिन्हें धरती पर ग्रेविटेशन की मौजूदगी में कर पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स का पहला दल 2 नवंबर 2000 को ISS में पहुंचा था। इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि यह स्पेस स्टेशन 8 साल बाद काम करना बंद कर देगा। साल 2031 तक इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। गौरतलब है कि ISS को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट जिसे रूस द्वारा संचालित किया जाता है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट जिसे अमेरिका सहित अन्य देश संचालित करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह अपनी तरह का पहला वैश्विक प्रयास है। द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चिल्ड्रेन ऑन द मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नामक इन दिशा निर्देशों में 9 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इन दिशा निर्देशों को IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूनिसेफ, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इनके दायरे में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जो देश की सीमा में या उसके बाहर विस्थापित हुए हैं।
आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर बच्चों की करीब आधी आबादी यानी 100 करोड़ से ज़्यादा बच्चे उन 33 देशों में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन का खतरा कहीं ज़्यादा विकट है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में जलवायु परिवर्तन के चलते 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को विस्थापित होना पड़ा था। गौरतलब है कि वर्तमान में बच्चों से संबंधित नीतियों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी कोई कारक शामिल नहीं है। गूगल ने भारत में अपने स्ट्रीट व्यू को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक एडवांस्ड मैपिंग सॉल्यूशंस कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग और बिजनेस री इंजीनियरिंग सेवाओं और समाधानों की अग्रणी प्रदाता टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी में शुरू किया जा रहा है। लोग अब घर बैठे ही लैंडमार्क का पता कर पाएंगे और किसी भी प्लेस या रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। गूगल मैप अब लोकल ट्रैफिक पुलिस की मदद से स्पीड लिमिट, किसी रोड के ब्लॉक होने और वहां चल रहे काम की जानकारी और बेहतर ट्रैफिक लाइट दिखाने में भी मदद करेगा। इस फीचर का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। कंपनी ने करीब 15 साल पहले ही इसे अमेरिका में लॉन्च कर दिया था। इसकी मदद से रास्ते पर औसतन टोल टैक्स की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। कंपनी के मुताबिक यह फीचर iOS और एंड्रॉयड ऐप के लिए लगभग 2000 टोल सड़कों के लिए उपलब्ध है। हालांकि अभी गूगल ने इस फीचर को भारत, अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया के यूजर्स के लिए देना शुरू किया है। जल्द ही इस फीचर को दूसरे देशों के लोगों के लिए भी जोड़ा जाएगा। अभी स्ट्रीट व्यू गूगल मैप केवल बेंगलुरु में मिलेगा। इसके बाद यह फीचर हैदराबाद और बाद में कोलकाता में भी जारी किया जाएगा। गूगल स्ट्रीट व्यू एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गूगल मैप्स और गूगल अर्थ ऐप के जरिए दुनिया की कई सड़कों पर स्थित स्थानों से इंटरैक्टिव पैनोरमा प्रदान करती है। इसे पहली बार 2007 में अमेरिका के कई शहरों में लॉन्च किया गया था और तब से दुनिया भर के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। गूगल मैप्स में जिन सड़कों की फोटो उपलब्ध हो चुकी है उन सड़कों को ब्लू लाइंस के रूप में दिखाया जाता है। अप्रैल 2023 में जूस यानी द जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत जुपिटर के गैलीलियन चंद्रमाओं में से 3 का अध्ययन किया जाएगा। ये चंद्रमा हैं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। इन सभी चंद्रमाओं की सतह के नीचे तरल पानी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये चंद्रमा भविष्य में इंसानों के रहने योग्य संभावित जगह माने जा रहे हैं। इस मिशन का मुख्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। यह 5 ग्रेविटी असिस्टेंस के बाद जुपिटर तक पहुंचेगा। ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी तकनीक होती है जिसे किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान की गति बढ़ाने या उसके रास्ते को बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग फ्यूल को बचाने और मिशन के खर्च को कम करने के लिए किया जाता है। इस मिशन के कई मकसद हैं, जैसे कि पृथ्वी के अलावा डीप स्पेस में जीवन की खोज, जुपिटर के चंद्रमा की टोपोग्राफिकल जियोलॉजिकल मैपिंग करना और जुपिटर के चंद्रमा के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना। पश्चिम एशियाई देश सऊदी अरब इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चमत्कार को शहर के रूप में लाने का प्रयास कर रहा है। सऊदी अरब एक शून्य कार्बन शहर का निर्माण कर रहा है। एक अद्भुत शहर जिसमें काम, जीवन, कृषि और मनोरंजन की सभी सुविधाएं होंगी। सरकार की योजना 2030 तक इस अद्भुत वंडर सिटी का निर्माण पूरा करने की है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर की होगी, चौड़ाई 200 मीटर की होगी। आप इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर होगी। मिरर लाइन नाम की गगनचुंबी इमारत परियोजना की लागत लगभग 798 अरब बताई गई है। मिरर लाइन एक रेगिस्तानी शहर नियोम का हिस्सा होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मिरर लाइन सऊदी अरब के रेगिस्तान में एक एरोट्रोपोलिस से होकर गुजरेगी। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसका आकार अमेरिकी शहर मैसाचुसेट्स के बराबर होगा। नियोम नाम वास्तव में ग्रीक और अरबी भाषा के 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। ग्रीक भाषा में एम का अर्थ होता है नया और अरबी भाषा में नियो का अर्थ होता है भविष्य, जिन्हें मिलाकर इसका नामकरण नियोम किया गया है। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से नियोम प्रोजेक्ट अकाबा खाड़ी और लाल सागर
तट के किनारे बसाया जाएगा। शुरुआती योजना के मुताबिक यह पूरा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। इस शहर का अपना एक अलग कृत्रिम चंद्रमा भी होगा। 2021 में क्राउन प्रिंस ने द लाइन रूपी इसका एक ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा था। इस पूरे शहर को जोड़ने का काम करेगा अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह भूमिगत परिवहन नेटवर्क लाल सागर तट को उत्तर पूर्व के सऊदी अरब के पहाड़ों और घाटियों से जोड़ेगा। भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है। बता दें कि भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस का मुकाबला चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के विकसित विमानों से किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के JF-17 जेट दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ याक 130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान को पसंद किया है। तेजस को लेकर भी भारत मलेशिया के बीच बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। भारत के तेजस MK-1A वेरिएंट की तुलना में चीन का JF-17 मलेशिया को सस्ता पड़ रहा था, लेकिन इसकी तकनीक तेजस की तुलना में ज़्यादा बेहतर नहीं है। साथ ही चीन मलेशिया को सुखोई 30 से संबंधित किसी मदद की पेशकश नहीं कर पा रहा, इसीलिए मलेशिया ने भारतीय विमान को चुना है। सौदे को आगे बढ़ाने के लिए मलेशिया के उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। अगर मलेशिया के साथ भारत का यह रक्षा सौदा पूरा होता है तो इससे तेजस के लिए अन्य देशों के रास्ते भी खुल जाएंगे। यह सौदा दूसरे देशों को बहुत अच्छा संकेत देगा और विमान के निर्यात में तेजी भी आएगी। भारत दुनिया के प्रमुख देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन को भी कुछ रक्षा उपकरण बेचता है। भारत रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस का निर्यात भी करता है। जनवरी 2022 में ही भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा किया था। भारत ने जनवरी 2021 में आकाश मिसाइल के निर्यात को भी मंजूरी दी थी। भारत ने तब ये कहा था कि वो आकाश मिसाइल को मित्र देशों को बेचेगा। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 95% भारत में निर्मित है। इसे बनाने में भारत को 25 सालों का वक्त लगा था। हाल ही में SafeRE प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। ये एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट प्लेस है जो वैश्विक ग्राहकों को रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए एक फेयर और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। SafeRE रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपनी तरह का पहला मार्केट प्लेस है जो हाईएस्ट क्वालिटी के रियल एस्टेट निवेश को टोकनाइज करता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को मिनिमम रखा जाता है, जिससे सभी को इन्वेस्ट करने और रिटर्न पाने का फेयर चांस मिलता है। SafeRE प्लेटफॉर्म एसेट्स को टोकनाइज करके बड़ी इन्वेस्टमेंट को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टमेंट भी सभी के लिए उपलब्ध हो जाती है। SafeRE पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सीमलेस ऑनलाइन निवेश अनुभव प्रदान करता है। पेपरलेस KYC, ऑटोमेटिक ऑनबोर्डिंग, इंस्टेंट डिपॉजिट इसके की फीचर्स हैं। SafeRE प्लेटफॉर्म यूजर्स को डिजिटल वॉलेट, डिजिटल करेंसी और इन्वेस्टमेंट टोकन स्टोर करने की अनुमति देता है। इस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर्स को बहुत कम इन्वेस्टिंग कॉस्ट और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिंग प्रोसेस से लाभ होता है। इन्वेस्टर्स द्वारा अपने पोर्टफोलियो को आसानी से बनाया जाना और कस्टमाइज करना आसान हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म एसेट ओनर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इसमें प्रोजेक्ट की डिजिटल लिस्टिंग होती है, जिससे एसेट ओनर्स कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर एक आसान ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से फंड रेजिंग कर सकते हैं। SafeRE के को-फाउंडर क्रिस वर्नन ने कहा कि हमारा मिशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफ़ी कम करना है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को इंटरमीडियरीज से फ्री करना है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इस दिन नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 की थीम फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट रखी गई है। गौरतलब है कि साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिजिनस कम्युनिटीज़ लगभग 40% प्रोटेक्टेड और इकोलॉजिकली इंटैक्ट लैंडस्केप्स का संरक्षण करती हैं।
भारत में भी इंडिजिनस लोग ही प्रकृति के उत्तम संरक्षक माने जाते हैं। जैसे कि पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाने वाला बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का पेड़ काफ़ी अहम है। इसी तरह मेघालय के खासी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले वन गुज्जर, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली के जिलों में बसे ईडू मिशिमिज और अरुणाचल प्रदेश की ही लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले अपातनीज ने भी अपना जीवन प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आज तकनीकी विकास और आधुनिक जीवन शैली के चलते पर्यावरण में असंतुलन बना हुआ है। पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इंसानों पर साफ दिखाई देने लगे हैं। आज प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इसी दिशा में एक अवसर की तरह है। महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बुल्ढाना में विश्व प्रसिद्ध लोनार झील के लिए 370 करोड़ रुपए की विकास और संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी है। यह पैसा झील के संरक्षण, वहां के जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने, एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार और इसकी अनूठी जैव विविधता की रक्षा के लिए अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले में है। यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। लोनार झील ने नवंबर 2020 में एक और उपलब्धि हासिल की, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन द्वारा एक मान्यता प्राप्त स्थल के तौर पर घोषित किया गया। कुछ साल पहले प्रसिद्ध लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। विशेषज्ञ इसकी वजह सैलिनिटी और जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस झील के पानी का रंग पहले भी बदला है। लोनार झील विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है और काफ़ी समय से इसके संरक्षण के लिए सरकार से धन की मांग की जा रही थी। हालांकि अब यह मांग मान ली गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ग्रामीण आवास योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बेघर और भूमिहीन लोगों को पक्का घर मिलेगा। यह झील अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है। इसका पानी खारा है और इसका पीएच स्तर 10.5 है। इसकी देखरेख के लिए लोनार झील संरक्षण और विकास समिति गठित की गई है। करीब 1.2 किलोमीटर के व्यास वाली झील में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भी बहुत दिलचस्पी है। यूएस में वेस्ट नाइल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। यह एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण से होती है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक यह वायरस अमेरिका की लगभग 21 स्टेट्स में पाया गया है। कहा जा रहा है कि यह संक्रमित पक्षी से मच्छरों में और फिर संक्रमित मच्छरों से इंसानों में फैलता है। लेकिन 5 में से किसी एक संक्रमित व्यक्ति में ही इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें बुखार, सिरदर्द, उल्टी, थकान और शरीर में दर्द रहना जैसे लक्षण नजर आते हैं। जिन मरीजों में इसका संक्रमण गंभीर होता है उनमें तेज बुखार, कोमा में जाना और दौरे पड़ने के मामले सामने आते रहते हैं। बताया गया है कि 150 संक्रमितों में से सिर्फ एक में ही इसकी गंभीर लक्षण दिखते हैं। गौरतलब है कि मई 2022 में केरल में वेस्ट नाइल फीवर से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था। WHO के मुताबिक वेस्ट नाइल का पहला संक्रमण 1937 में युगांडा की एक महिला में पाया गया था। इस वायरस के फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा गर्मियों में रहता है। अब तक इसके लिए कोई सटीक दवा या वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है। वेस्ट नाइल वायरस से बचने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखने और मच्छरों को पनपने न देने की सलाह दी जाती है। देश में 11वीं एग्रीकल्चर सेंसस का शुभारंभ बीते दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि इस सेंसस से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। श्री तोमर ने बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही उनका जीवन स्तर बदलने, छोटे किसानों को संगठित कर उनकी ताकत बढ़ाने, उन्हें लागत प्रभावी फसलों की ओर आकर्षित करने,
तथा उपज की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप करने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल में की जाती है, जो कोरोना महामारी के बाद अब होगी। एग्रीकल्चर सेंसस का फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू होगा। एग्रीकल्चर सेंसस अपेक्षाकृत बारीक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि मापदंडों पर सूचना का मुख्य स्रोत है, जैसे प्रचालनात्मक जोत की संख्या और क्षेत्र, उनके आकार, वर्गवार वितरण, भूमि उपयोग, किराएदारी व फसल पद्धति इत्यादि। ये पहला मौका है जब एग्रीकल्चर सेंसस के लिए डाटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, जिससे समय पर डाटा उपलब्ध हो सकेगा। अधिकांश राज्यों ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण किया है, जिससे एग्रीकल्चर सेंसस के डाटा फीडिंग में और तेजी आएगी। डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड का उपयोग और डाटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप के उपयोग से देश में ऑपरेशनल एग्रीकल्चरल होल्डर्स का डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना को बीते दिनों अपने निर्माता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL से प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत की डिलीवरी प्राप्त हुई है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया। यह जहाज शिपिंग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड CSL द्वारा निर्मित किया गया है। इस जहाज का नाम एक भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों के साथ विक्रांत का पुनर्जन्म बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा की दिशा में देश के उत्साह और सामर्थ्य का एक सच्चा प्रमाण है। इससे समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह कैरियर 262 मीटर लंबा है और इसका भार लगभग 45,000 टन है। यह अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा बहुत बड़ा और आधुनिक है। इस जहाज में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टर्बाइनें लगी हैं और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट समुद्री मील है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह परियोजना रक्षा मंत्रालय और CSL के बीच कॉन्ट्रैक्ट के 3 चरणों में आगे बढ़ी है, जो क्रमशः 2007, 2014 और 2019 में पूरी हुई हैं। इस जहाज की नींव फरवरी 2009 में रखी गई थी। इसके बाद अगस्त 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। इस जहाज में कुल मिलाकर 76% स्वदेशी सामग्री लगी है और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए देश की खोज का एक आदर्श उदाहरण है, जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर जोर देता है। विक्रांत की डिलीवरी से भारत ऐसे देशों की चुनिंदा श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता मौजूद है। अगस्त 2021 और जुलाई 2022 के बीच किए गए व्यापक उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षणों के बाद CSL द्वारा विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। यह जहाज स्वदेश निर्मित उन्नत किस्म के ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60R और मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के साथ 30 विमानों से युक्त एयर विंग के संचालन में सक्षम है। इस स्वदेशी विमान कैरियर को जल्द ही भारतीय नौसेना में एक भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत के तौर पर शामिल किया जाएगा, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और समुद्र में नौसेना के कार्य निष्पादन को बढ़ावा देगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में बताया कि भारत इथेनॉल मिक्स से बायो एविएशन फ्यूल के उत्पादन पर काम कर रहा है, जिसके चलते एयरलाइंस का खर्च कम हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में फ्यूल कॉस्ट एयरलाइंस की कॉस्ट का 75% है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार विभिन्न सोर्सेज जैसे कि शुगर, बैम्बू और ग्रेन्स से देश में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। दरअसल इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में पेट्रोल में केवल 9% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले महीने तक देश में फ्लेक्स इंजन्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। इन इंजन्स में एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो पेट्रोल के साथ साथ 83% तक पेट्रोल और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर ऑपरेट कर सकता है। यह इंजन कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा सभी में इस्तेमाल हो सकता है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रण की
कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो। यहाँ ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उस ईंधन की एक यूनिट के पूरी तरह जलने पर पैदा होने वाली एनर्जी की मात्रा से है। यह कदम पॉल्यूशन की मात्रा को घटाने के साथ साथ भारत के 16 ट्रिलियन रुपए की क्रूड इंपोर्ट बिल को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर हर साल 330 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से 92% रोडवेज से आता है। और ये भी माना जा रहा है कि 2050 तक ट्रांसपोर्टेशन द्वारा होने वाले इमिशंस 2020 के लेवल से 3.3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। बता दें कि इथेनॉल एक इको फ्रेंडली फ्यूल है। भारत में इसका उत्पादन मुख्यतः गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली दूसरी फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। भारत वर्तमान में 465 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देश में ग्रीन फ्यूल जैसे कि इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी आदि की उपलब्धता बढ़ जाएगी। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी बढ़ेगा, जिसे मात्र 70 रुपये प्रति किलो की कीमत पर बेचने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर फॉरेस्ट अकादमी में वैश्विक बाघ दिवस 2022 के समारोह में सम्मिलित हुए। दोनों मंत्रियों ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का दौरा किया और वहां के परिदृश्य, फूल पौधों और जीव जंतुओं की विविधता की सराहना की। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अधिक है, जो स्थानीय आबादी के साथ साथ रहते हैं। मंत्री जी ने एम स्ट्राइप्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से गश्त लगाने और कानूनी गतिविधियां चलाने के लिए वहां के स्टाफ के समर्पण भावना को भी सराहा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% से अधिक हिस्से का संरक्षण और बचाव करने में भारत ने मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 1973 में जहां बाघों के अभयारण्यों की शुरुआती संख्या 9 थी, उसे बढ़ाकर अब 52 कर दिया गया है। इसमें सबसे नया अभयारण्य राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। 4 वर्षों में एक बार अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। इस बार वह 5वीं बार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गतिविधि 2018 में हुई थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत चीते को वापस लाने और उसके संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। चीता 1952 में भारत से विलुप्त हो चुका था। अब इस कार्य को चीता कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। नामीबिया के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि भारत बाघ संरक्षण में विश्व में अग्रणी है तथा वह कंबोडिया, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और रूस जैसे देशों के साथ बाघ संरक्षण कार्य में सहयोग कर रहा है। आपको बता दें कि वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा सेंट पीटर्सबर्ग में 29 जुलाई 2010 को की गई थी, ताकि बाघ अभयारण्यों वाले सभी देशों को साथ लाया जा सके और विश्व स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनके मैनेजमेंट का काम किया जा सके। इसके बाद से वैश्विक बाघ दिवस के रूप में इसे प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाता है। हाल ही में चाइना ने हैनान आइलैंड पर स्थित वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट ने चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के दूसरे मॉड्यूल को स्पेस में पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस रॉकेट का एक हिस्सा तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह कहां गिरेगा, इस पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा तीसरी बार होगा। इससे पहले साल 2020 और 2021 में भी चीन ऐसा कर चुका है। पिछले साल चीन का एक रॉकेट हिंद महासागर में क्रैश हुआ था, जिसके मलबे से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। और 2020 में भी चीन के एक रॉकेट की डिब्रिस से अफ्रीका में प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। सामान्यतः एक लॉन्च के बाद रॉकेट खुद को एटमॉस्फेयर में पुश करता है और रिमोट ओशन एरियाज जैसे कि साउथ पैसिफिक में आकर गिरता है। इस प्रक्रिया को कंट्रोल्ड री एंट्री कहा जाता है। लेकिन चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को इस तरह प्रोग्राम नहीं किया। कहा जा रहा है कि चीन स्पेस डेब्रिस की रेगुलेशंस को पूरा नहीं कर रहा। बता दें कि स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन ट्रीटी 1972 के तहत किसी रॉकेट द्वारा की गई तबाही की जिम्मेदारी उसे लॉन्च करने वाले देश की होती है। गौरतलब है कि स्पेस में बहुत सी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं जो कुछ समय बाद काम करना बंद कर देती हैं।
वैज्ञानिक उन्हें धीरे धीरे धरती की कक्षा में लाते हैं। यदि वैज्ञानिक उन्हें नष्ट नहीं करें तो वे पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकती हैं। छोटे सैटेलाइट्स को आसमान में ही पूरी तरह जल जाते हैं, लेकिन बड़ी सैटेलाइट्स का लगभग 40% हिस्सा धरती तक पहुंचता है। इसीलिए धरती पर एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है जहां खराब हुई सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट के फ्यूल टैंक्स को गिराया जाता है। इसे पॉइंट नेमो कहा जाता है। दरअसल पॉइंट नेमो एक समुद्री क्षेत्र है। यह ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। यह किसी भी सूखी जमीन से सबसे दूर की जगह होती है। बताया गया है कि करीब 200 से 400 स्पेस डेब्रिस यहाँ गिराई जा चुकी हैं।